नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत जोड़ो यात्रा में जुटी कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है। गोवा में 11 विधायकों वाली कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में कांग्रेस के 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक माइकल लोबो ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ो बीजेपी को जोड़ो स्लोगन का भी जिक्र किया। 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 11 और बीजेपी के पास 20 विधायक थे। अब कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोवा में अब कांग्रेस के पास सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। जुलाई 2019 में भी इसी तरह कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अब देश में कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच उसके अपने ही लोग उससे किनारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले भी गोवा कांग्रेस में टूट की खबर आई थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने सियासी भगदड़ को थाम लिया था। पिछले 2 साल का ही अगर रिकॉर्ड देखें तो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने वालों में कई नेताओं के नाम शामिल हो चुके हैं। वो फिर गुलाम नबी आजाद हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल और हार्दिक पटेल, एक के बाद एक कई दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो पार्टी के बड़े पदों पर नहीं बैठना चाहते। इनमें आनंद शर्मा का भी जिक्र हम कर सकते हैं। उनके जैसे दिग्गज नेता हैं। आनंद शर्मा ने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने खड़े बड़े संकट की। क्या कांग्रेस इन दिनों अस्तित्व के संकट से जूझ रही है? आजादी के बाद देश पर 6 दशकों से ज्यादा तक राज करने वाली पार्टी क्या इस वक्त दिशाहीन है? आखिर क्यों एक तरफ कांग्रेस के बड़े नाम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को जोड़े रखने में नाकाम हो रहे हैं? क्या है इससे जुड़े अलग अलग पहलू? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदिति फडणीस, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ CSDA। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ पांडुरंग गाउनकर जुड़े हुए हैं, जो कि एडिटर हैं गोवन वार्ता के। पांडुरंग गाउनकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पांडुरंग जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। पहले गोवा की स्थिति समझा दीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हाल में जो गोवा चुनाव रहे, क्या स्थिति रही? अब कांग्रेस के विधायक जो कि पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या स्थिति इस समय फिलहाल गोवा में है? ये चुनाव के नतीजे जब आए थे तो उसी के बाद गोवा में ये सब ड्रामा शुरू हुआ था कि आज नहीं तो कल ये कांग्रेस के कुछ MLA बीजेपी में जाएंगे, ये तय था। इससे 1.5-2 महीने पहले एक घटना हुई थी जहां पर 5 MLA मुख्यमंत्री के घर पर पहुंचे थे। बाकी 3 लोगों का इंतजार था। वो 3 लोग कांग्रेस ने ब्लॉक किए, तो ये सब ये जो चाल थी बीजेपी की वो फंस गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से ये वर्कआउट नहीं हुआ प्लान। तो अभी बीजेपी शायद ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो मुहिम शुरू की है कांग्रेस ने, मेरे ख्याल से शायद बीजेपी इसी का इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस को इस तरह से डिमोरलाइज करे। इस चांस का, इस दिन का वो इंतजार कर रहे थे कि वो यात्रा शुरू हो और यहाँ पर कांग्रेस को तोड़ा जाए। तो मेरे ख्याल से आज ये बीजेपी सफल हुई है। ये पहली बार गोवा में ऐसा हुआ है कि बीजेपी के साथ अभी 28 MLA है और उनका जो सपोर्ट है 5 MLA का, वो कुल मिला के 33 लोग हो गए उनके साथ। ये गोवा के असेंबली की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 33 लोगों का सरकार है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि कांग्रेस की अभी यहाँ स्थिति बहुत ही बुरी है। 3 लोग उनके साथ बचे हुए हैं। बाकी 2 है आम आदमी पार्टी के, एक है गोवा फॉरवर्ड का, एक है RGP का, और 2 जो MJ के हैं वो अभी सरकार के साथ है। तो ये कुल मिलाकर 33 सत्ताधारी बीजेपी के साथ है, जो आंकड़ा होना चाहिए। और 7 अभी ऑपोजिशन में है, कांग्रेस के 3 लोग मिला के। ठीक है अदिति जी, अब गोवा का हालिया उदाहरण हमारे सामने है। आखिर क्यों जो कांग्रेस नेता हैं या मैं कहूँ प्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है? देखिए, गोवा एक बहुत ही अद्भुत राज्य है जहाँ पर एक हफ्ते के बाद
लोग पार्टी बदल लेते हैं, जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे। तो जो आज बीजेपी में हैं वो चुनाव से एक हफ्ता पहले बीजेपी से कांग्रेस में चले गए थे, और उसमें से ऐसे कई लोग हैं जो कि उनको याद ही नहीं रहता है कि वो कौन सी पार्टी में हैं, क्योंकि वो पार्टी इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। इसके ठोस कारण हैं, मतलब इस पे चर्चा हो सकती है कि ऐसा क्यों होता है। ये पूरा आया राम गया राम वाला खेल जो है वो गोवा में ख़ास तौर से क्यों होता है। पिछली बार जब माइकल लोबो ने पार्टी बदली थी, माइकल लोबो एक बहुत ही रोचक इंसान हैं। वो कलानगुट कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कलानगुट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ज़मीन का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। पिछली बार जब उन्होंने पार्टी बदली थी तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो पार्टी बदल रहे हैं, और कलानगुट में एक बहुत ही पॉपुलर एक रेस्टोरेंट था टीटोज़, जिसके वो को ओनर थे। और उस समय टीटोज़ को उनको बेचना पड़ा वो अपना बिज़नेस, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हम तंग आ गए हैं किस तरह से पुलिस और हफ्ता भी लेती है, कॉरपोरेटर भी हफ्ता लेना चाहते हैं, और लोग भी हाथ मारते हैं, तो हम ये बिज़नेस चलाना ही नहीं चाहते। हालांकि इसका बाद में खंडन हुआ था, लेकिन ये एक तरह से एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है किस तरह से कांग्रेस, किस तरह से पार्टी में, मतलब सरकार में वहाँ पॉलिटिक्स चलती है। और ये पूरा सिर्फ एक ही दिशा में नहीं है। हमें ये भी मालूम है कि उत्पल पर्रिकर बीजेपी छोड़ के और एक इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्होंने निर्णय किया कि वो पणजी सीट लड़ेंगे। तो गोवा में इस तरह का की उथल पुथल क्यों होती है, इस पे मेरे ख्याल से चर्चा ज़्यादा सार्थक होगी। ठीक है अजय जी, हम समझ रहे हैं, संजय जी माफ़ कीजिएगा, संजय जी आप तमाम जो रिसर्च करते हैं सोशली इलेक्ट्रॉल एक तरह से कहें चुनावी चीज़ों के अलग अलग मायने समझते हैं, उसके अपने अलग अलग पहलू समझते हैं। फिलहाल अगर जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की हम बात करें, जैसे अभी अदिति जी ने भी कहा कि आया राम गया राम की राजनीति की अगर हम बात करें, तो जनमानस पर हम बात करें या जिस पार्टी में जाया जा रहा है, जिस पार्टी को छोड़ा जा रहा है, तमाम नज़रियों से अगर हम देखें तो किस पर संजय जी किस तरह का असर पड़ता है, थोड़ा सा इसको हम समझाइए, इसका प्रभाव कैसा होता है? देखिए, जिस तरह से नेता पार्टी बदल रहे हैं तो जनमानस पर इसका असर तो जरूर पड़ता है। एक तो अगर हम ट्रस्ट की बात करें कि लोकतंत्र में, चुनी हुई सरकार में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वह एमएलए हो एमपी हैं, उन पर ट्रस्ट कितना है। ट्रस्ट पहले भी लो था और दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो गिरने की वजह बहुत सारी है। लोग उसको किस तरह का कामकाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक खास वजह यह है जिस तरह से वो पार्टियां बदल रहे हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं है राजनीति में। अगर किसी चीज का रोल है तो वो उसको अब एक अपने रोजगार के रूप में देखा जा रहा है। जहां अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है, जहां उन्हें लगता है कि उन्हें पदोन्नति मिलेगी, वो ऊपर जा सकते हैं पार्टी में, जहां उन्हें फायदा मिलेगा, उस हिसाब से वो पार्टी बदलते हैं। तो जो एक भावना थी कि राजनेता देश की सेवा कर रहे हैं, वो कम से कम आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं, तो इसका बहुत अभाव दिखाई पड़ता है। इस वजह से जनता के बीच में इनकी साख गिरती जा रही है। चर्चा हो रही है गोवा पे जी, कि गोवा में ये ज्यादा क्यों दिखाई पड़ता है। दूसरे राज्यों में ये डिफेक्शन जो है कमोबेश हर राज्य में है, लेकिन गोवा में ये बहुत जल्दी दिखाई पड़ता है। छोटे राज्यों में इसकी घटना ज्यादा होती है। इसकी दो वजह है। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जैसा हम जानते हैं कि 2/3 संख्या चाहिए होती है, तो जहां अगर पार्टी के पास कम एमएलए होते हैं तो 2/3 जमा कर पाना आसान है। गोवा में एक और खास बात है, अगर हम देश भर में देखें तो देश भर में तकरीबन, अपने सर्वेक्षणों के आधार पर मैं कहूं तो 60-65% मतदाता ऐसे होते हैं जो पार्टी को वोट करते हैं। गोवा में ऐसा नहीं होता है। गोवा की राजनीति में बिल्कुल उल्टा है। गोवा की राजनीति में तकरीबन 60 से 65% लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो इन कैंडिडेट को लगता है कि अगर हम पार्टी ए में हैं और हम जीत के आए हैं, अगर हम पार्टी बी में भी चले जाएं
लोगों ने वोट हमें दिया है, ना कि पार्टी को। कुछ जो गोवा की जनता में बहुत कम लोग होते हैं जो पार्टी के साथ बहुत स्ट्रांगली एफिलिएटेड हैं, उनका एफिलिएशन कैंडिडेट के साथ होता है। इस वजह से ये आपको दिखाई पड़ता है सुबह शाम पार्टी बदलना, जिस बात का जिक्र अभी अदिति कर रही थी कि एक वीक में पार्टी बदल लेते हैं। और कुछ तो एमएलए शायद ऐसे भी होंगे जिन्हें कभी याद भी नहीं रहता हो कि अच्छा आज मैं किस पार्टी में हूं, कल किस पार्टी में था। इस वजह से ये गोवा में ये ज्यादा दिखाई पड़ता है दूसरे राज्यों की तुलना में। ठीक है पांडुरंग जी, बाकी दोनों मेहमानों ने भी जिस तरह की बात कही है उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि गोवा एक छोटा राज्य है और ये यहाँ पर एक सामान्य सी बात है एक पार्टी से दूसरी पार्टी का दामन थामना। ज्यादातर अब तक हमने देखा, अगर मैं कांग्रेस को लेकर बात करूं, इस्तीफा देने वाले जो भी ज्यादातर नेता रहे हैं वो नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं और ज्यादातर लोग ये बात कहते रहे कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, नेतृत्व हमारी बात नहीं सुनता है, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तवज्जो नहीं दी जा रही है। गोवा की जो हालिया घटना है, हम जान रहे हैं कि कुछ महीनों पहले भी इस तरह की सुगबुगाहट थी कांग्रेस के अंदर नेताओं के छोड़ने को लेकर। फिलहाल ये जो घटनाक्रम है इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या इसे इतना ही सामान्य माना जाए? जी, मैं ये दोनों पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि गोवा की राजनीति कुछ अलग है बाकी के राज्यों के हिसाब से। और संजय जी ने जैसे कहा कि गोवा में जो आंकड़ा है विधायकों का वो 40 है। तो इससे क्या होता है, 4-5 पार्टियां आती है, 2-3 एमएलए 3-4 एमएलए चुन के आते हैं, उनको जो 2/3 का जो कॉम्बिनेशन होता है, 2/3 का जो ये होता है, इससे बहुत आसान हो जाता है पार्टियां चेंज करना। तो हमने गोवा में ये आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल से शशिकला काकोड़ जी जब काकोड़कर जब सीएम थी 1979 से आज तक हमने यही देखा है। ये 1/3 से लेकर 2/3 तक लीगल ये हो गया, अमेंडमेंट हो गया, लेकिन गोवा में हालात नहीं बदले हैं। गोवा में आज भी मतलब 2017 में इलेक्शन होने के बाद तुरंत एक एमएलए ने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन की थी। ये हिस्ट्री है। 2019 में 10 कांग्रेस एमएलए, 2 बीजेपी के, 2 एमजीपी के 2 एमएलए जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। तो ये 3-4 सालों के बाद या 3-4 महीनों के बाद, 1-2 सालों के बाद ये होता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात जो मैडम आदित्य जी ने जो कही है, ये लैंड का जो इश्यू है गोवा में, ये लैंड रिलेटेड एमएलए जो है, जो राजनीतिक नेता है, उनका सारा जो बिजनेस लिंक है वो लैंड और टूरिज्म के पास है। तो ये कहीं ना कहीं बात जरूर है, गोवा की राजनीति ये जो लैंड डीलिंग का इश्यू जो है उससे जुड़ी हुई है। मतलब ये माइकल लोबो जी है जिनका जिक्र अनुजा जी ने किया, ये माइकल लोबो जो है उनके ऊपर कुछ चार्जेस भी किए थे बीजेपी के मंत्री, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उन्होंने। और कुछ एक रिपोर्ट भी उन्होंने असेंबली में दिया था जिसमें कहा गया था कि जब माइकल लोबो बीजेपी में थे तो उन्होंने कुछ जमीन की फेरफार करने में या कन्वर्सन करने में इसका फायदा उठाया था। तो ये बात है कि माइकल लोबो की अड़चनें बड़ी थी तो उसको यहाँ आना ही था। उसकी बीवी भी एमएलए विधायक है। जी जी। तो माइकल लोबो, दिगंबर कामत भी है जिनको कांग्रेस ने अभी नजरअंदाज किया था, उनके पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तो दिगंबर कामत भी डेस्परेटली बीजेपी में आना चाहते थे। ये पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जमीन का जो मामला है जुड़ा हुआ है, ये गोवा के राजनीति के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, आज भी है और मेरे ख्याल से वो कल भी रहेगा। क्योंकि ये जमीन का जो इश्यू है, ये जो बिजनेस है गोवा में चल रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने में यहाँ के राजनीतिक नेता ही करते हैं और इसका ये पूरे घटना के साथ कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, तो क्या हम माने, क्या ये कांग्रेस के लिए उतना बड़ा चिंता का विषय नहीं है? अब मैंने 2 साल के जो बड़े नाम बताए, जो तमाम नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, और हमने गुलाम नबी आज़ाद का भी हालिया उदाहरण देखा, और कोई भी उम्र के इस पड़ाव में अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेताओं में कांग्रेस के गिने जाते रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में रहते हुए उन्हें क्या ऐसा नहीं मिल पाया जो उम्र के इस पड़ाव में अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो मिल जाएगा? क्या ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए नहीं है फिलहाल जो गोवा में जो भी घटनाक्रम रहा है? देखिए, गोवा तो एक अलग स्थिति, गोवा में अलग स्थिति है, लेकिन जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का सवाल है और उम्र का सवाल है, तो उम्र तो कोई रोक नहीं है। आप देख रही हैं कि किस तरह से यशवंत सिन्हा, जो कि बड़े बड़े पदों पर रह चुके थे भाजपा में, वो भी छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था।
उनको लग रहा था कि हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद उन पर कोई अंकुश लगा हुआ है, या उनको लगता है कि जो वो करना चाहते हैं वो पार्टी नहीं कर रही है और उनको मतलब नज़रअंदाज कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी यही हुआ। इस समय जो आनंद शर्मा ने कहा कि हमको फ़लाँ कमेटी में नहीं रखा गया और फ़लाँ कमेटी में इससे हमारी बात नहीं हो पाई, वो भी अपनी जगह सही होगा। उनको लग रहा होगा कि वो भी कुछ दे सकते हैं राजनीति को और पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन मेरे ख्याल से एक पूरी प्रक्रिया हो रही जो हमारे सामने दिख रही है, वो कांग्रेस को एक नया रूप, एक नया चोला, एक नया अंदाज़ देने की प्रक्रिया हमको दिखाई दे रही है। और अगर इतने लोग, इतने सीनियर लोग चले भी जाते हैं तो कांग्रेस लीडरशिप को शायद ये लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है संजय जी, आप मैं सिर्फ अगर कांग्रेस को लेकर बात करूं तो कांग्रेस के लिए इस घटनाक्रम का क्या संकेत मान रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के स्तर पर मैं देखूं तो वहां अगर संगठन की बात की जाए, लोगों को जोड़े रखने की बात की जाए, तो वहां कहीं ना कहीं लगातार कमजोर होती कांग्रेस दिख रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब तक चुनाव नहीं हो पाया। अब अक्टूबर में उम्मीद है कि जल्दी चुनाव होगा अध्यक्ष पद को लेकर। फिलहाल कांग्रेस की स्थिति के नजरिए से क्या आप इसे संकट मान रहे हैं? बिल्कुल, अगर कोई कांग्रेस के लिए संकट नहीं मानता, और शायद वो कांग्रेस ही ना माने जो भी खुद भी अभी इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर स्पष्ट रूप से बात करें, अगर वो भी दिल से बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कांग्रेस के अंदर में संकट तो है। तो निश्चित रूप से संकट है कांग्रेस के अंदर में। दो बातों का जिक्र हो रहा है प्रीति। एक हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और उनके जो क्रिटिक हैं, जो वो कहते हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को तो चाहिए कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करे क्योंकि कांग्रेस टूट रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस टूट रही है, लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। आपने कई लोगों का जिक्र किया जो पिछले 2 साल में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए। इसमें यंग लीडर्स हैं, सीनियर लीडर हैं, तमाम तरह के लीडर हैं जो कभी कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। ये सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, होना भी चाहिए, क्योंकि इनमें कई ऐसे लोग हैं, गुलाम नबी आजाद का आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 40-50 साल तक काम किया पार्टी के साथ। और अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अगर पार्टी में एक संकट है, और यह बड़ा संकट है, लोग पार्टी छोड़कर लगातार जा रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी में यह संकट है तो मैं नहीं मानता कि पूरी पार्टी इस संकट को हल करने में लग जाए और पार्टी कोई दूसरा काम ही ना करे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या से पहले निपटना चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस लीडरशिप का एक फेलियर है, कहीं संवाद की कमी थी जिस वजह से ये लीडर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्या पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा या ऐसा कोई कार्यक्रम करना ही नहीं चाहिए क्योंकि पहले उन्हें पार्टी को संभालना है? मैं ऐसा नहीं मानता। अगर परिवार में कोई एक समस्या होती है तो ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार उसी समस्या से जूझता रहता है। दूसरी चीजें ही होती हैं परिवार में, उन चीजों को अटेंड किया जाता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी एक परिवार के जैसा है। परिवार में एक तरह की समस्या है, उससे निपटना चाहिए। हालांकि बल्कि मैं ये कह रहा हूं, इस समस्या से पहले ही निपटने की कोशिश करनी चाहिए थी। पार्टी ने उस पर देर की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी निकले हैं वो एक अच्छी बात है। पार्टी जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि पार्टी का संपर्क टूट गया है जनता से, संवाद टूट गया, इस संवाद को बनाने के लिए, जनता से संवाद बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी को अपने नेताओं के साथ भी संवाद बनाने के लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत है, जिससे पार्टी एकजुट रहे। और वो बहुत जरूरी है कि पार्टी एक अच्छे शेप एंड साइज में 2024 के चुनाव में उतरे। बिल्कुल। और पांडुरंग जी, ये जो गोवा की बात है, इसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो एक बार फिर से जो आरोप हैं वो बीजेपी पर लगाए गए हैं कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, दिनेश गुंडूराव ने एक स्टेटमेंट किया है कि आप पैसों का और ये जो कैबिनेट पद है ये देने का बहुत बड़ा झोल बीजेपी ने किया है, उनका दावा है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अमित पाटकर, उन्होंने भी ये कुछ आरोप लगाए हैं बीजेपी पर।
ये आरोप लगेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। 11 लोग थे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के पास, और इलेक्शन के बाद ये सबसे मतलब लोग समझ रहे थे कि अभी कांग्रेस खत्म हो गई है। क्योंकि ऐसे हालात में कांग्रेस के पास जब इलेक्शन शुरू था तो कांग्रेस के पास टेक्निकली एक विधायक था, दिगंबर कामत। तो उनके बाद वो रिजल्ट जो आए, जो रुझान है इलेक्शन के, उसके बाद कांग्रेस को 11 सीटें मिली। और ऐसे हालात में आज कांग्रेस की जो ये सिचुएशन पैदा हो गई है, तो सभी से यहाँ आरोप हो रहे हैं। मतलब कांग्रेस के लीडर जो 3 एमएलए बचे हुए हैं, उन्होंने भी चार्जेस लगाए हैं कि बीजेपी ने पैसों का बहुत खेल किया है और ये परचेस किए गए हैं एमएलए। हालांकि बीजेपी को जरूरत नहीं थी, बीजेपी के पास 25 विधायकों का अभी ये संख्या बल था, आंकड़े थे, जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो, ये कांग्रेस जोड़ो की नहीं, भारत जोड़ो की बात कर रही है। उसी मुहिम के दौरान कांग्रेस को गोवा में बहुत बड़ा झटका देके बीजेपी जोड़ो का जो ये किया है, खेल किया है। तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस को डिमोरलाइज करने का, नेशनल लेवल पर डिमोरलाइज करने का एक मेरे ख्याल से कांग्रेस बीजेपी का प्लान था, और वो आज सक्सेस हुआ है। लेकिन ये गोवा में कांग्रेस के अलावा गोवा में जनता में इस घटना का बहुत असंतोष है। लोग रिएक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने। तो इसका ये दिख रहा है कि लोगों में बहुत बड़ा असंतोष है इस घटना को लेकर। ठीक है अदिति जी, देखें तो अब जाहिर तौर पर नजरें अक्टूबर की तरफ हैं, जब मैंने कहा कि अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में चुनाव होना है। आप मानती हैं कि क्या ये एक मौका कांग्रेस के सामने एक बार आया है कि वो बड़े बदलाव का संकेत दे, जनता से जुड़ने की कोशिश में? जैसा कि संजय जी कह रहे हैं, जनता ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस तभी करेगी जब उसके नेता अपने साथ रहेंगे, जब पार्टी के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो नेता से अपने आप को जुड़ा मानेंगे और जनता से जाकर कहीं ना कहीं उस तरह का संवाद होगा, यानी आपस में एक चेन बनेगी जो कि जुड़ाव को लेकर एक संकेत देगी। तो आप मानते हैं कि एक बड़ा मौका आया है कांग्रेस के सामने बड़े बदलाव का संकेत देने के लिए आगे? मेरे ख्याल से जो संजय जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। एक नए कांग्रेस को ढाला जा रहा है, जिसमें कि मेरे ख्याल से कोशिश ये है कि पार्टी लीडरों के बजाय राहुल, ये वीपी सिंह ने भी बिल्कुल यही किया था कि पार्टी को एक किनारे करके लोगों से बात करने की कोशिश, ताकि एक तरह से पार्टी वो रथ न बने जिसके ऊपर सवारी करके आप सत्ता की ओर पहुंच सके। तो जहाँ तक मुझे लगता है राहुल गांधी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से एक उबाल आएगा और उस उबाल में पार्टी के जो इस समय जो कथित वरिष्ठ नेता हैं वो एक झटके से बह जाएंगे, और बचेंगे तो सिर्फ वो लोग जो कि लोगों से जुड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल से कांग्रेस को नया चोला देने में और नई एक इमेज देने में ये एक कदम है। ठीक है संजय जी, इस पर आपका कमेंट, क्योंकि अब अगले ही महीने चुनाव होने हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी टाइमिंग भी हम फिलहाल देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं एक कोशिश है नई जान फूंकने की, जनता से जुड़ने की, और अब अगले महीने जो चुनाव है, आप मानते हैं कि एक बड़ा मौका है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बड़ा मौका है कांग्रेस में बदलाव के लिए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद का चुनाव होना है अगले महीने, और मुझे लगता है ये चुनाव किसी भी सूरत में टाला नहीं जाना चाहिए। अगर किसी भी सूरत में ये चुनाव टला तो विपक्ष, खासकर बीजेपी के हाथ में एक और हथियार मिल जाएगा कांग्रेस को अटैक करने के लिए। चुनाव होने चाहिए, और मुझे लगता है ये मौका है जब गांधी परिवार को अपने आप को कम से कम पार्टी के प्रेसिडेंट पद से, जो शीर्ष पद है, उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। एक नए व्यक्ति को जो नॉन गांधी फैमिली से हैं, उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें बनाना चाहिए, बट ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, और पार्टी के प्रेसिडेंट के पद का चुनाव है उसमें अपने दावेदारी करनी चाहिए। हो सके तो कोई नॉन गांधी फैमिली से का व्यक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट बने, जिससे कांग्रेस को 2 फायदे होंगे। एक तो यह एक नया व्यक्ति पार्टी को लीड करेगा, अपने हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और हो सकता है वो एक नई जान फूंक सके। और दूसरा, बीजेपी का जो लगातार अटैक होता है कांग्रेस पर
कि ये कांग्रेस एक परिवार के हाथों में सीमित है, कम से कम उस आलोचना से कांग्रेस बच सकती है। तो बीजेपी को जो एक हथियार है, वो हथियार आप बिल्कुल उसे, उसकी धार को कम कर सकते हैं। बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस धार को कम किया जा सकता है। मुझे लगता है यह अवसर है। अवसर तो पहले ही था, पार्टी को यह पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने अवसर गंवा दिए तो आज आपके पास अवसर है 2024 की तैयारी में। ये एक मौका है जब पार्टी को चाहिए कि सचमुच निष्पक्ष तरीके से, खुले तरीके से पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव करें और पार्टी को नए सिरे से 2024 के चुनाव में ले जाएं। बिल्कुल, और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। संजय जी आपका, पांडुरंग जी आपका और अदिति फडणवीस, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो भी हालिया घटनाक्रम रहे हैं उसका तकाजा यही है कि कांग्रेस अतीत की जो आत्ममुग्धता है और वर्तमान की जड़ता है उससे उभरे और भविष्य की अग्नि परीक्षा के लिए कमर कसे। इस संकट काल की जिस तरह से वो बात करती रही है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाती रही है और रैली के जरिए कांग्रेस जनहित की राजनीति का संदेश देना चाहती है, उसके मनचाहे परिणाम भी उसे मिले, उसके लिए सबसे पहले उससे अपना घर भी दुरुस्त करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होने हैं। देखना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष के चुनाव में किस तरह का रास्ता, रुख और दिशा तय करती है और क्या कोई मजबूत और ठोस संकेत निकलता अध्यक्ष पद के चुनाव से हमें देखने को मिलेगा। और कम से कम इस चुनाव के जरिए किसी सकारात्मक बदलाव का संकेत कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा। इस पर जाहिर तौर पर सबकी नजरें जरूर होंगी। फिलहाल इसी के साथ मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।